कश्मीर में। मैं 17 साल से यहाँ काम करती हूँ जी, लेबर रूम में। और बिल्किस मम्मी हमारा बहुत ख्याल रखती है, हमारी माँ खुद से भी आए हुए जी। अच्छा, आप यहाँ कैसे आई थी? बस हालातों ने थोड़ा, मेरे शोर का काम टूट गया था, फिर उनको मैंने बोला मैं आपका साथ दूंगी, तो बोला ठीक है, जिससे हम दोनों मियाँ बीवी रल के कदम से कदम उठा रहे हैं, चल के माशाल्लाह। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे माशाल्लाह और इतने नेक काम में आप साथ भी दे रही हो उनका। 5 बेटे एक बेटी है। और सब यही होते हैं? नहीं, घर पे ही होते हैं अभी जी, पहले छोटे थे, अब माशाल्लाह जवान हो गए हैं। कैसे आना हुआ था यहाँ पे? मेरे क्या कहते हैं शौहर की आमदनी कम थी, और फिर मैंने सोचा कि चलो इनका साथ दूँ। फिर मैं यहाँ जॉब के लिए, फिर मम्मी ने बहुत सारा मैं बहुत समझाया सिखाया। पहले हम लोग इतने होशियार नहीं थे, मगर यहाँ पे आके होशियार हुए, पता ही नहीं था कि दुनिया कहाँ पे है। और तो अब यहाँ पता क्या चल करती रहा है। हैं काम आप? हम लोग नर्सिंग में मिडवाइफ का काम करते हैं, लेबर रूम में होते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ बकायदा एक हॉस्पिटल है, बकायदा एक अपना ही इंटरनल लगती है यहाँ पे ओपीडी होती है। हाँ। वाओ। और क्या कहते हैं हमारी डॉक्टर आती है, वो सारी मतलब पूरा उनका लिखती है कि और फिर उसके बाद उन्होंने सारे कोर्सेज भी आप लोगों को करवाए होंगे साथ साथ, ताकि जी। एजुकेट कर लेबोरेटरी सकें। भी है हाँ। यहाँ पे, जबरदस्त। टेस्ट हाँ। होता है। हाँ। चाय अकेले अकेले पीने ब्लड का टेस्ट आता है होता इधर दो, आप भी है ना? देखिए, हम मेरी चाय आई और मैं चाय ना पी, ये हो नहीं ये सकता तो जनाब। चाय पी। अम्मी आप चाय पियेंगी? मीठी होगी ना। मीठी होगी। अम्मी की चाय फीकी वाली आई, वैसे तो फीकी मैं भी पीती हूँ, लेकिन आज चलेगी पठान की तगड़ी चाय, कड़क। बैठो ना, बैठ के पियो ना। नजमा मजे की है। उनके साथ इतनी मसरूफ जिंदगी में घूमने फिरने कहीं लेके जाते थे या नहीं लेके जाते थे, या कहते थे बस यही घूमना फिरना हो गया तुम्हारा? नहीं, कोई मर जाता था या कोई मरीज होता था जिसको अस्पताल दूसरे गांव में छोड़ना होता था, तो फिर मेरे बच्चे में सब गाड़ी में बैठ जाते थे ना। हाँ। और फिर वापसी में जब मैया छोड़ दें या मरीज छोड़ दें ना, तो रास्ते में ट्यूबवेल आते थे। सही। गिरोनी है बेटा। तो ट्यूबवेल आते थे ना नीचे, तो हम ट्यूबवेल में जाके 2-2 घंटा खेलते थे। और जहाँ पे झुग्गी होती थी ना, उनको 100 रुपया देते थे। 100 रुपये में रोटियां, पराठे, मुर्गी, लस्सी और मक्खन और 4 पाए और पंखा। अच्छा, हमको इतनी चीजें मिलती थी, और उनके खेत अलग तोड़ डालते थे हम। पहले जब आती थी तो पहले यहाँ जब होते थे तो आवाज देते थे आपको गुजरते हुए यहाँ से? अरे मुंह सूखता था। हाजियाणी मिली किराए मिली, हाजियाणी किराए मिली, किस हाजियाणी किराए। लड़ाई मैं करती थी, कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं करे, कभी गाली नहीं दिए, गुस्सा नहीं किए। कितने साबिर थे। नहीं, अब इनकी आदत थी, मेरे को आपसे बात करते थे, इतने थे बच्चों से आपसे बात करते थे, इनसे आपसे बात करते थे। अच्छा, तो कभी आपने कोई फरमाइश? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक ठाक। फैसल भाई, अम्मी सब ने बहुत मजे मजे की बातें की, पुरानी यादें। हम 72 के हज को भी सुनकर आए इनसे, हमने इनसे, हम हंसे भी, हम रोए भी। आप लोगों ने इस वक्त को जितना करीब से अपने बाप के साथ गुजारा है, वो शायद ही हम में से कोई उसको महसूस कर सकता हो। सबसे ज़्यादा जो मिसिंग चीज़ है वो इस वक्त क्या लगती है उनके बाद, कि वो होते तो और क्या होता? सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ हमारे लिए तो यही सब खुद है। वो तो हम सब के लिए, पूरे मुल्क या पूरी, मैं कहती हूँ जहाँ जहाँ इंसानियत है वहाँ वहाँ उन सब के लिए एक मिसिंग पर्सन जो है वो सबसे ज़्यादा है ईदी बस साहब। अब उनकी गैर मौजूदगी में हमें ये काम करना पड़ रहा है, हमें बहुत ही जो है अजीब सा लगता है। और हमारी इनकी इतनी जो है वो हम जुड़े हुए थे ज़हनी तौर पे, कि उनके जाने के बाद जो है हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बिल्कुल ही अकेले हो गए। बचपन में मुझे याद है पूरी फैमिली एक दफ़ा ईदी साहब ने ठट्ठा सेंटर का जो है वो शुरू किया। ये मिड 80s की बात कर रहा हूँ, 84-85 की। मेरी उम्र होगी उस वक्त 83-82 की बात कर रहा हूँ, बल्कि मेरी उम्र होगी 6-7 साल। तो एम्बुलेंस में बैठ के पूरी फैमिली हम गए थे ठट्ठा सेंटर को देखने के लिए। वो गली भी मुझे याद है, मार्केट भी मुझे याद है, किराए पे दुकान ली थी और ठट्ठा सेंटर उन्होंने शुरू किया था। तो बहुत छोटा था, मुझे वो गली दुकान याद है, बस बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। ठट्ठा जाते हुए मुझे याद है, और फिर वहाँ पे मकली वगैरह जो कब्रिस्तान है वहाँ पे विजिट, वो घूमने की भी जगह है बिल्कुल। वहाँ पर फिर ये लोग हम बच्चे वगैरह और सब घूमने के लिए। लड़कियां मार खा के आती हैं, औरतें मार खा के आती हैं, मोबाइल के पीछे लगी हुई है, कभी मियाँ के पीछे लगी हुई है, कभी चौकीदारी के पीछे लगी हुई है। लेकिन मैंने इन मासूम बच्चों को कभी भी इनके बाप के बारे में नेगेटिव सोच नहीं दी। और वो मेरी माँ इनको इतना प्यार से रखती थी। मेरी माँ इसको तो पराठा बना के देती थी, बेटा चल तेरे लिए पराठा बना लिया है।
और है ना मेरी माँ की मैं अकेली थी इसलिए बहुत मैं फ़ायदे में रही। मेरी माँ का काम, मेरी माँ ने अपना इन मेरे बच्चों को मासूम को संभाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादियाँ की, बच्चे भी पैदा हुए, सब कुछ मेरी माँ ने किया। और मैं और मेरा घर मैं एक पाँव इधर रखती थी, एक उधर रखती थी, यानी कश्ती के 2 कश्ती में सवार दो थी। कश्तियों के में सवार थी। लेकिन मैंने हम लोग कभी बच्चों मेरी नानी जब रोटियां हाँ। पकाती थी ना तो छोटा सा मतलब वो जो लोई हाँ, हाँ। पेड़ा रह जाता हाँ, था पेड़ा, हाँ। तो उसमें छोटी रोटी बना के देती थी। हाँ। वो छोटी रोटी जो है ना वो फिर लड़ते थे। मेरी बहन लड़ती या मैं लड़ता तो मैं जो है ना हमेशा छोटी रोटी अपने पास रखता था कि नहीं मैं छोटा हूँ, मैं छोटी रोटी रखूंगा। और वो छोटी रोटी फिर मेरे लिए नानी छुपा के रखती थी हमेशा। फैसल तेरे लिए छोटी रोटी जो है ना फलाद रोटी के नीचे छुपा के रखती थी। स्वीट। अम्मी अब मैं फैसल भाई को लेके एक ऑफिस में जा रही हूँ, जो ईदी साहब का ऑफिस है। यहाँ आपसे इजाज़त की तो आपको तंग नहीं करूँगी, मुझे पता आज आपकी तबीयत सही नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। आपको भी। चलिए जनाब, आपको एक ऑफिस में लेके चलते हैं। कहते हैं कि बाप के बाद जो बेटा होता है वो काम को आगे बढ़ाता है। चलिए चल के देखते हैं और पूछते हैं कहाँ कहाँ हर्डल्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ आसानियाँ पैदा हो रही हैं। आइए। ईदी साहब ने जितनी दुनिया की खिदमत की, इंसानियत की खिदमत की, जब उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश रखी कि मैं अपनी आंखें डोनेट कर रहा हूँ, आप लोगों का क्या रिएक्शन था? मुझे खुशी थी। मुझे खुशी थी। उन्होंने सिर्फ आंखों की बात नहीं की थी, उन्होंने तो पूरी बॉडी की बात की थी। और कोई भी आज़ा अगर किसी के काम आ सकता है तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल दे देना। और बॉडी के लिए तो मैंने ईदी साहब की मुखालफत की कि नहीं ईदी साहब बॉडी नहीं। उन्होंने कहा भले मेडिकल के स्टूडेंट सीख लेंगे ना, कुछ अच्छा इलाज करेंगे तो अच्छा इलाज करेंगे। हमारे अपने बच्चे हैं, अपने स्टूडेंट हैं, हम अपनी बॉडियाँ अगर नहीं देंगे तो हम कब तक जो है वो इस तरह परेशानियों से हमारे स्टूडेंट्स जो है वो सीखते हैं, उनको बॉडियाँ नहीं मिलती हैं। और जो है वो जो कुछ भी आता है तो गैर मुस्लिमों के यहाँ से आता है। तो किसी ने तो पहला कदम उठाना है ना। हाँ, तो मैंने ईदी साहब को कहा कि ठीक है जो हो सकेगा हम करेंगे। जिस दिन आखिरी जो दिन इनका गुजरा ना, तो मैंने डॉक्टर अदीब रिजवी साहब को, अदीब रिजवी साहब से मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी क्योंकि अदीब साहब उस वक्त जिंदा थे और हमें अंदाज़ा हो गया था। मेरी तो उम्मीद थी लेकिन डॉक्टर्स जो है वो मुझे बता नहीं रहे थे। फिर मेरे कज़न एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर इदरीस एदी, आँखों के स्पेशलिस्ट हैं, सिविल में प्रोफेसर भी थे। उनको जो है वो अदीब साहब ने बुला लिया और उन्होंने जो है वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया कि मुमकिन है कि ईदी साहब आज वापस नहीं आ सकें। तो शाम का वक्त था, दोपहर का बाद का वक्त था। मैंने कहा नहीं छोड़ के जाएंगे। ईदी साहब ने मेरे से वादा किया वो मेरा साथ देंगे कुछ अर्से तक। फिर मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे कहा कि फैसल, वो सब डॉक्टर्स जमा होना शुरू हो गए थे वहाँ पे। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायद ईदी साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त में। और वो जाना तो काफ़ी अर्से पहले ही चाहते थे। वो पिछले एक पहले रमज़ान में इनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्होंने कहा फैसल मुझे जाने तो ज़बरदस्ती नहीं करो। मैंने कहा नहीं ईदी साहब आपकी ज़रूरत है, इदारे को ज़रूरत है। तो कहते चलो ठीक है। फिर वो डायलिसिस कराने चले जाते थे ना, तो वो डायलिसिस के लिए भी राज़ी नहीं थे, कहते थे जाने दो बस सब बहुत हो गया, अल्लाह ने जितना मेरे से काम लेना था वो ले लिया, अब जो है वो अब आपकी बारी है। और इसके कौन है आप लोग भाई, अलग से इस दुनिया में आए। अब तो हम फरिश्ता ढूंढने निकले थे, हम फरिश्तों में पहुंच आए। ईदी साहब उनको फ़िक्र है, उनको इंसानों की बस फ़िक्र थी। जो तकलीफ़ में है उनकी फ़िक्र होती थी कि किस तरीके से इनकी तकलीफ़ कम की जाए।